सॉरी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसके बारे में पहली एक लाइन है कि 1974 में, इससे पहले तक इम्यूनाइजेशन का कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं था, कोई एक शेड्यूल नहीं था ना। मई 1974 में डब्ल्यूएचओ ने एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। डब्ल्यूएचओ ने एक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने दिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ईपीआई। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, मई 1974 में डब्ल्यूएचओ ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, उसका नाम दिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था ना कि जो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, जिनका नाम है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, टीबी और मीजल्स, ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, इनको दुनिया के तमाम ग्लोबली जितने भी बच्चे हैं, सबको इम्यूनाइज किया जाए, सबको बचाया जाए इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज से। जो मकसद था, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज बाई ईयर 2000, 2000 तक, मतलब 1974 में लॉन्च किया। और उनका ये जो गोल था कि बाई 2000 जो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, उनको हर बच्चे को इम्यूनाइज करना है उससे बचाने के लिए। और वो कौन कौन सी डिजीजेज थी? डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो एंड मीजल्स। हाँ, ये 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थे, जिनके लिए इनिशियली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। जो इसका मकसद था, जो इसका गोल था कि जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया के, उनको इन 6 बीमारियों से 2000 तक बचाना है। बाई द ईयर 2000 इनको प्रिवेंट करना है थ्रू वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन के बाद जो फिनोमेना होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? इम्यूनाइजेशन। अब जो इंडियन वर्जन है, इंडियन वर्जन का नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। इंडियन वर्जन क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ? 1985 में, नवंबर 1985 में, 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, और किसी की याद में इसको लॉन्च किया गया, मतलब किसी को डेडिकेट किया गया था ये प्रोग्राम। ठीक, इन द मेमोरी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मेमोरी में इस प्रोग्राम को डेडिकेट किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो लॉन्च हुआ था 1985 में। ठीक, ये तो एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, किस तरीके से, मतलब कब शुरू हुआ और हमारा इंडियन वर्जन कब लॉन्च हुआ था। तो इंडियन वर्जन जो लॉन्च हुआ था 1985 में, उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था, उसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अब इसके बीच में यूनिसेफ भी आया, उसने भी कुछ अपने हिसाब से उसमें उस प्रोग्राम्स को साथ में लेके ये डब्ल्यूएचओ वाला जो था, ईपीआई, इसको और एक्सपेंड किया था। 1980 में यूनिसेफ ने इस प्रोग्राम को और एक्सपेंड करवाया था। लेकिन जो हम इंडियन वर्जन की बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, यह किसकी मेमोरी में इसको लिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, 1985 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखिए, इसमें ना टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं ना। कुछ जगहों पे कुछ वैक्सीन ऐड कर दी जाती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, इवन सम स्टेट्स में कुछ वैक्सीन चल रही है और बाकी जगह पे नहीं चल रही है। तो लेकिन इन जनरल जो चलती है आम तौर से, जो है कि बर्थ पे हम कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, ये याद होगा सबको, बताते जाइए। बीसी बीसीजी। ठीक है, वेरी गुड। हेपेटाइटिस बी। ओपीवी की 0 डोज, और हेपेटाइटिस बी को भी इसमें रखा गया। पहले ये होता था ना, पहले का जो शेड्यूल था, इससे जस्ट पहले का, उसमें यह था कि हेपेटाइटिस अगर आप बर्थ पे दे रहे हैं, तो 6 वीक वाली आपको डिसकंटिन्यू कर देनी पड़ेगी। और अगर आप बर्थ पे नहीं दे रहे हैं, तो 6, 10, 14 वीक पे आपको देनी थी। लेकिन अब यह है कि बर्थ पे भी हम दे सकते हैं।
इसको, और 6, 10, 14 वीक पे भी इसको देना है। तो एट द बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वैक्सीन क्या है, बीसीजी है। और याद रखिएगा हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बीसीजी क्या है, ओनली लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बीसीजी। ओपीवी की 0 डोज, हमने ओपीवी की 0 डोज दे दी। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की डोज दे दी आपने। बीसीजी, डायरेक्ट बीसीजी कब तक हम कहेंगे, 1 ईयर तक। हम वन और ईयर तक विदाउट आप, कॉन्टेक्ट। हाँ, विदाउट मॉन्टूक्स टेस्ट 1 ईयर तक हम दे सकते हैं। यानी बीसीजी को ये है कि एट द टाइम आप बर्थ दे सकते हैं, और अगर एट द टाइम आप बर्थ नहीं दे पाए किसी वजह से, तो हम अप टू 1 ईयर उसको किसी भी वक्त बीसीजी की वैक्सीन दे सकते हैं। ओपीवी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो एट द बर्थ, वरना 24 आवर्स के अंदर अंदर ओपीवी दे देनी चाहिए, जो 0 डोज है। अब 6, 10, 14 पे तो ओपीवी की है ही, OPV1, OPV2 एंड OPV3। ठीक, इसके अलावा आप पेंटावैलेंट का नाम लिख लीजिए। पेंटावैलेंट का नाम मत लिखिए, अलग अलग पहले लिख लीजिए, ताकि याद रहे पेंटावैलेंट में होती क्या क्या है। डीपीटी होती है सब में, एंड डीपीटी 3। इसके अलावा हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब, जिसको हम कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी। अब ये 5 वैक्सीन हो गई ना, इन्हीं पांचों को क्या कहा गया, पेंटावेलेंट। पेंटावैलेंट कहा गया। ठीक, ये जो 5 वैक्सीन थी इनको पेंटावैलेंट का नाम दे दिया गया। तो यहां तक ये 9 मंथ कंप्लीटेड हो गया, तो 9 मंथ पे हम क्या देते हैं, मीजल्स, बिल्कुल। मीजल्स देते हैं। अब अगर दिल्ली का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप देखेंगे तो वहाँ मीजल्स की जगह पे एमआर दिया जाता है। 9 मंथ पे मीजल्स की जगह पे वहाँ क्या दिया जाता है, एमआर दिया जाता है। लेकिन ये क्या, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है। तो 9 मंथ पे मीजल्स, अलग अलग स्टेट को ये लिबर्टी है कि वो अपने तरीके से जो वहाँ पे प्रिवेलेंस है जिस डिजीज का, उसके हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन ऐड भी कर सकते हैं, कुछ निकाल भी सकते हैं। लेकिन मीजल्स को 9 मंथ पे आप याद रखिए, मीजल्स को देंगे। और इसी 9 मंथ पे हम पहली डोज देते हैं किसकी, विटामिन ए विटामिन की। ए की। और जो यूनिट होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक, जो पहली डोज होती है विटामिन ए की, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। अब विटामिन ए को कब तक देना है, 5 साल तक देना है। कब तक देना है, 5 ईयर्स तक, 5 साल तक हमें इसको देना है। पहली डोज हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दी थी। अब इसके बाद जो सब्सिक्वेंट डोजेज हैं, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन्थ, उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। कब, कैसे देंगे इसको, सेकेंड डोज जो आप दीजिए ना उसको 15 to 18 मंथ पे दे दीजिए, कभी भी। मान लीजिए हमने 18 महीने पे दी थी सेकेंड डोज, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमने दे दी। इसके बाद आप 6 मंथ जोड़ते जाइए इसमें, 18 से 6 मंथ आप जोड़ेंगे, 24 मंथ, फिर 30 मंथ, 36, 42, 48, 54 एंड 60 मंथ। हाँ, यानी हमने 5 साल तक इसको दे दी। कितना देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे रहे हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे रहे हैं। तो इन जनरल आप देखेंगे कि टोटल जो डोज बन रही है इसकी यूनिट में, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बनती है। कितनी बन रही है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट 5 साल तक के बच्चे को। मतलब अगर वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, विटामिन ए उसको दी गई है, तो उसको 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जानी चाहिए थी। अच्छा, विटामिन ए का रूट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल। ओरली। ओरल। हाँ, ओरल देते हैं विटामिन ए को, ओरल देते हैं। ये कहा जाता है कि 2 ml का स्पून आता है, 2 ml का एक स्पून आता है, उसी से दिया जाना चाहिए। और 1 ml के बराबर जो होता है ना, 1 ml, जो इसका सोल्यूशन होता है विटामिन ए का, 1 ml इक्वल टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये होता है। 1 ml जो होता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। तो ये कहा जाता है 2 ml के स्पून से दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमने दे दी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, हमने दे दी। टोटल नंबर ऑफ डोजेस कितनी हो जाएंगी, 9, 9 है ना, हाँ। 9 डोजेज हुई, यूनिट कितनी लगी, 17 लाख। चलिए, विटामिन ए का यहाँ पे खत्म हो गया। अब 16 to 24 मंथ पे, 16 से 24 महीने पे क्या क्या देंगे हम। एक तो पहले डीपीटी का पहला बूस्टर आप दे दीजिए।
आपने डीपीटी का बूस्टर दे दिया 16 to 24 मंथ पे। यहीं पे आप मीजल्स की सेकेंड डोज भी दीजिए। मीजल्स के बारे में मैंने बताया था कि मीजल्स 2 डोज में दी जाती है, तो मीजल्स की सेकेंड डोज यहीं पे दी जाएगी। 16 to 24 मंथ में कभी भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा ओपीवी का बूस्टर डोज, ओपीवी एक ऐसी वैक्सीन है लाइव जिसमें मल्टीपल डोजेस के साथ साथ बूस्टर डोज भी दी जाती है। तो ओपीवी का बूस्टर डोज हम दे रहे हैं, डीपीटी का बूस्टर डोज पहली बूस्टर डोज हम दे रहे हैं, और मीजल्स की सेकेंड डोज दे रहे हैं 16 to 24 मंथ पे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी में गोरखपुर का डिस्ट्रिक्ट है, और उसी से सटे जो बिहार का इलाका है, वहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को एज एन एडिशन रखा गया है, उसकी वैक्सीन को JE1 JE2 करके दी जाती है। इसको जो पहली वैक्सीन इसकी देते हैं वो 9 to 12 मंथ पे देते हैं, और सेकंड जो देते हैं वो 16 to 24 मंथ पे देते हैं। ये एडिशनल है, यूपी के शेड्यूल में। अब 5 to 6 ईयर्स पे, 5 से 6 साल पे डीपीटी का सेकंड बूस्टर हम देते हैं, इसका सेकंड बूस्टर देते हैं। और 10 ईयर्स और 16 ईयर्स पे, 10 and 16 ईयर्स पे हम टेटनस टॉक्साइड देते हैं। 10 and 16 ईयर्स पे टेटनस टॉक्साइड देते हैं। ये तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो प्रेगनेंसी में ये एज अर्ली पहली जो टीटी की प्रेग्नेंट वुमेन को टीटी का वैक्सीनेशन होता है, TT1 यानी टेटनस टॉक्साइड की पहली डोज जो होती है एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही आपको पता चले कि ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट है, उसको TT1 का इंजेक्शन दे दीजिए। सेकेंड डोज जो देते हैं TT2, ये ना आफ्टर 1 मंथ आप फर्स्ट डोज, पहली डोज के 1 महीने के बाद TT2 दे देते हैं। और अगर मान लीजिए कोई वुमेन आई, कोई लेडी आई जो प्रेग्नेंट है, उसने कहा कि उसको 2 साल पहले भी प्रेगनेंसी हुई थी और उसने 2 डोज टेटनस टॉक्साइड की ले रखी थी, तो अब ऐसे में हमको ना ये दोनों डोज नहीं देनी है, बल्कि टीटी का बूस्टर डोज दे देना है। टीटी का बूस्टर ये, लेकिन बूस्टर डोज के लिए एक कंडीशन ये है कि विद इन 3 ईयर्स ऑफ प्रीवियस टीटी का इम्यूनाइजेशन, मतलब 3 साल पहले तक अगर उसे कोई प्रेगनेंसी थी और उसने TT1 और TT2 ले रखी थी, और उसी 3 साल के अंदर उसको दोबारा से उसने कंसीव किया, तो इस बार हम TT1 और TT2 ना देके सिर्फ और सिर्फ टीटी का बूस्टर देंगे, टेटनस टॉक्साइड का बूस्टर देते हैं ऐसे में। और एक बार मान लीजिए ये TT1 और TT2 आपने दे दी प्रेग्नेंट लेडी को, इसके बाद अगले 3 साल तक अगर कोई पूछे कि इसकी ड्यूरेशन, प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन क्या है, तो नेक्स्ट 3 ईयर तक जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी उसकी, जितनी बार भी वो कंसीव कर रही है, वो सेफ रहेगी अगले 3 साल तक। तो अगले 3 साल तक में सिर्फ हम क्या देंगे, वही टीटी का बूस्टर सिर्फ दे देंगे। ये TT1 और TT2 नहीं देते हैं। इसी तरीके से जैसे इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन IPA का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल थोड़ा सा अलग है। IPA का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे 15 मंथ पे MMR भी दी जाती है। इसके अलावा पेरेंट्स से कंसल्टेशन के बाद वेरिसेला की वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, वो भी दी जा सकती है। वो इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन जो IAP का शेड्यूल है उसमें वो सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे सर इसमें जो हाँ, टीटी की बूस्टर डोज है इसकी एफिकेसी कब तक रहती है? इसकी एफिकेसी वही है कि इसको तो हमें देना, अगर मान लीजिए हमने ये जान लिया कि जो लेडी है उसको प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है, वो 3 साल के अंदर अंदर उसको दोनों डोज लगी थी टेटनस की, तो फिर हम सिर्फ एक बूस्टर डोज दे देते हैं। बूस्टर डोज का काम क्या है, उसको इनहेंस करना, उसकी जो प्रोटेक्टिव एफिकेसी है उसको मेंटेन रखने का काम है। इसलिए ये जो होता है ना, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के मेमोरी के लिए यूज की जाती हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ अगर इस तरीके का कोई एंटीजन फिर से आ रहा है तो हमें उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है। टीटी की बूस्टर डोज आपने दे दी, 3 साल के अंदर अंदर तक ये कहानी है। अगर 3 ईयर गुजर गया, 3 साल गुजर गया, उसके बाद कोई लेडी आती है, तो आपको फिर से ये पूरा शेड्यूल TT1 TT2 ये आपको लगानी है। तो इसके अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये 2 साल के बाद वो लेडी प्रेजेंट कर रही है, प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ रही है 2 साल के बाद, यानी एक प्रेगनेंसी उसे हो चुकी थी, उसमें उसने दोनों इंजेक्शन ले रखे थे, उसके बाद 2 साल के बाद वो आपको आ रही है, आपने टीटी का बूस्टर लगा दिया, तो अब यहाँ से इसकी प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन कितनी होगी, सिर्फ 1 ईयर की बचेगी।
कितनी बचेगी? 1 ईयर की। और तीसरे साल पे आ रही है, आपने लगा दिया, तो हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद ही उसकी जो प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन थी, यानी उसी प्रेगनेंसी के बाद उसकी जो प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुकी होगी। तो इसका फिक्स बूस्टर डोज का कोई फिक्स नहीं होता। ड्यूरेशन क्या है? अब ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन विद 2 डोजेज ऑफ टीटी, अगर 2 डोज आपने प्रेगनेंसी में दे दी, तो अभी हमने बात की थी ना, तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक, नेक्स्ट 3 इयर्स की जो भी प्रेगनेंसी होगी, एक बार 2 बार जितनी बार भी कंसीव करे वो लेडी, उसको अगले 3 साल तक प्रोटेक्शन मिलेगी। उस 3 साल में उसे क्या होगा कि जब भी वो जाएगी तो उसे एक बूस्टर डोज सिर्फ लग जाएगी, उसे सिर्फ एक बूस्टर डोज लग जाएगी, TT1 और TT2 नहीं लगाई जाएगी अगले 3 सालों तक। अब यहाँ से OPV की टोटल नंबर ऑफ डोजेस कितनी हो रही थी इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? 5। 5 है ना, एक OPV 0, फिर 6, 10, 14 और एक OPV का बूस्टर डोज। टोटल जो डोजेस होती हैं OPV की वो कितनी होती है? 5 होती हैं, 5। और विटामिन ए की टोटल डोजेस कितनी होती हैं? अभी हमने बात की थी 9। 7. 9 और 17 लाख यूनिट्स, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 17 लाख हो जाएगी। और अगर एक फुल्ली इम्यूनाइज्ड एडल्ट है तो उसको टीटी की कितनी डोजेज उसे मिल चुकी होंगी? 2. 3. अच्छा रुकिए, थोड़ा ध्यान से अब आप लोग देखिएगा, 2 और 3 4 नहीं करना। डीपीटी में ये T1 ये जो 1 के पास ये क्या है? टेटेनस है। हाँ, टी क्या है? टी किसके लिए है यहाँ पे? टिटनेस। टेटनस के लिए। तो 1 2 3 तो यही हो गई। उसके बाद 2 हम बूस्टर डोज दे रहे हैं डीपीटी का, 5। और फिर टीटी की अलग से दो, 2 बार हम उसको इम्यूनाइज कर रहे हैं 10 और 16 ईयर्स पे। तो टोटल जो डोजेस हैं वो 7 डोजेस हैं। 2 3 4 नहीं, 7 डोजेज है। 5 डोजेज जो है वो ओपीवी की हैं। और अक्सर ये टीटी और ओपीवी के लिए ये क्वेश्चन बनता भी है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो टोटल नंबर ऑफ डोजेज जो है टीटी की वो 7 है और ओपीवी की 5 है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। अब यहाँ से आइए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो वैक्सीनेशन था, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन था। जो वैक्सीन्स थी ये क्या थी? ये एक्टिव इम्यूनिटी दे रही थी। लेकिन जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, आईजी जिनको हम कहते हैं शॉर्ट में, ये क्या है? ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं वो बॉडी में एंट्री लेने के बाद क्या करती हैं? इम्यून रिस्पांस जनरेट करती हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाती हैं, जिसके नतीजे में क्या करती है हमारी बॉडी? एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी खुद से अपना डिफेंस करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, एंटीबॉडीज को प्रिपेयर कर रही है, हमारी बॉडी खुद से बना रही है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी कोई एंटीबॉडीज नहीं तैयार करेगी, बाहर से जितना हम देंगे वही काम करेगी। तो जब हम एक्सटर्नली किसी को हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाती है पैसिव, मतलब हमारी बॉडी का कोई रोल नहीं है उसमें, कुछ नहीं करना है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो अपने जगह पे मौजूद रहेगा, उसे कुछ नहीं करना है। जो हम बाहर से देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हैं, एंटीटॉक्सिन्स दे रहे हैं या एंटी सीरा दे रहे हैं, वो सब के सब वो क्या है? वो पैसिव इम्यूनाइजेशन में आते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन में आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, बल्कि हम रेडीमेड बनी बनाई चीज को एंटर कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो 2 टर्म बहुत यूज होते हैं, जो जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, जो भी एंटीबॉडीज हैं वो किससे बनती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन से बनती हैं। इम्यूनोग्लो ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लेकिन जो जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दे आर नॉट एंटीबॉडीज। जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो एंटीबॉडीज नहीं है, सब के सब वो एंटीबॉडीज नहीं है, कुछ का अभी तक फंक्शन ही नहीं पता चला है इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। लाइक आईजीडी, उसका एग्जैक्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है क्या काम करती है। लेकिन जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन से बनती हैं, जो एंटीबॉडीज हैं वो
इम्यूनोग्लोबुलिन से बनती हैं। ये दो टर्म है, स्टेटमेंट के तौर पे ये यूज हो सकता है। अब जो है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो 5 टाइप के होते हैं। हाँ, आईजीजी है, आईजीएम है, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। तो इसमें से आईजीजी ये जो मेजर पार्ट होता है सीरम में, जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं हमारे सीरम में, उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, वो आईजीजी का होता है। आईजीजी, मेजर आईजीजी ऑफ सीरम 80% तक ये होता है अकेले। हाँ, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं सीरम में, उसमें से सिर्फ 80% तक अकेले वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी यही रहता है। हाँ, और ज्यादातर जो ये एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसेस होते हैं ना, वहां पे होता है। इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, 21 डेज के लिए इसकी हाफ लाइफ जो है वो 21 डेज के लिए। और आईजीजी ये ओनली क्लास ऑफ एंटी सॉरी ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या काम करती है ये? प्लेसेंटा को क्रॉस हाँ, विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी आईजीजी है। बस। सेकंड जो आता है आईजीएम, आईजीएम के बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी आईजीएम लगा रहेगा, एम लगा रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन में, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो एक्यूट इन्फेक्शन को, रिसेंट इन्फेक्शन को वो बताएगी। अगर सीरम में आईजीएम आ रहा है तो वो रिसेंट इन्फेक्शन को शो करती है। आईजीएम रिसेंट इन्फेक्शन को बताएगा। इसकी हाफ लाइफ जो है 7 डेज की होती है। ये अप टू 5 to 7% तक ये सीरम में होता है। हाँ, एक चीज और है, अगर जो डेवलपिंग फीटस है मदर्स वोम में, यूट्रस में अगर फीटस डेवलप हो रहा है और उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो जो फीटस है वो आईजीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। फीटस कैन प्रोड्यूस आईजीएम अगर उसे डेवलपमेंट के दौरान उस पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो आईजीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। रिसेंट इन्फेक्शन को बताता है हमेशा ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है, ये रिसेंट इन्फेक्शन, यानी कि किसी को अगर एक्यूट कंडीशन है, ब्रीफ एक्सपोजर हुआ है और फौरन उसके जो एंटीबॉडीज बन रही हैं तो वो आईजीएम की बनेंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। फिर नेक्स्ट आता है आईजीए। आईजीए जो है ज्यादातर जो लोकल इन्फेक्शन से जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए प्रोवाइड्स प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म एट द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन से म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पे अगर कोई इन्फेक्शन दे, प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो आईजीए है। और ज्यादातर ये जो बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या होगा, बॉडी के सिक्रेशंस, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है बॉडी के सिक्रेशंस। अब वो सलाइवा हो सकता है, टीयर्स ना, टीयर्स है, वजाइनल सिक्रेशंस है, कोलोस्ट्रम में भी है। तो इन सब जगहों पे अगर सबसे ज्यादा कोई इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाएगी तो वो आईजीए है। तो लोकल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे बेस्ट और यही सबसे ज्यादा रहती भी है। हाफ लाइफ इसकी 6 to 8 डेज है, 6 to 8 डेज है। अब जो आईजीई है, सब म्यूकस टिश्यूज में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। तो आमतौर से ये जो एंटीबॉडी है ना, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इमीडिएट एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के लिए। एक लाइन इसको नोट करिएगा कि जो इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एनाफाइलैक्सिस शॉक, अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो रहा है किसी वजह से, तो वहां पे जो एंटीबॉडी मिलेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगी, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो आईजीई मिलती है। और आईजी जब बॉडी में हेलमिंथ इन्फेक्शन होता है, टेप वर्म का या एस्केरिस का किसी का भी, यानी ड्यूरिंग हेलमिंथिक इन्फेक्शन, वहां पे भी सबसे ज्यादा अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है तो वो आईजीई मिलती है। आईजीई की कंसंट्रेशन उस वक्त सबसे ज्यादा रहता है अगर कहीं बॉडी में हेलमिंथिक इन्फेक्शन भी है, लाइक एस्केरियसिस हो रही है, टेप वर्म का इन्फेक्शन हो रहा है, हाँ, तो वहां पे आईजीई रेज्ड मिलेगा। और इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस के लिए यही इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो जिम्मेदार होती है। लास्ट में आता आईजीडी, बस नाम याद रख लीजिए, इनकी तारीफ में और कुछ नहीं कहना। इनके लिए इनका कोई बहुत ज्यादा नॉन फंक्शन नहीं है। तो टोटल 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ये याद होना चाहिए पांचों के नाम। और उसमें से एक एक लाइन के लिए खास तौर से, जैसे कि ना लोकल इन्फेक्शन के लिए कौन सी
इम्यूनोग्लोबुलिन जिम्मेदार IgA है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए IgE है, हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए IgE है, प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, वो IgG है, रिसेंट इन्फेक्शन को कौन बताता है, IgM है। तो कम से कम एक एक लाइन इनकी याद होनी चाहिए ना, हाफ लाइफ कोई नहीं पूछेगा, बट ये है कि जो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो उसका सबसे बोल्ड लाइन उसके लिए जो यूज की जाती है वो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अब जो पैसिव इम्यूनाइजेशन में दो तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज की जाती है नॉर्मली, एक तो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। तो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसको कैसे तैयार किया जाता है, एटलीस्ट 1000 डोनर से लिया जाता है, एटलीस्ट कितने 1000 डोनर से जो एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन होता है उससे जो होती है नॉर्मल ह्यूमन IG जो है वो तैयार की जाती है। अब WHO का क्राइटेरिया है कि नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबुलिन्स में क्या क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट उसमें 90% क्या होनी चाहिए, इंटैक्ट IgG का पोर्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन G का पोर्शन होना चाहिए 90% तक। और जितने इसके सब क्लास होते हैं जो माइनर कंपोनेंट होते हैं वो सब के सब उस नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स में प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा IgA का कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, लो IgA कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। और दो तरीके के जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, 2 बैक्टीरियल स्पेसीज के लिए और 2 वायरसेस के लिए। उसका जो एंटीबॉडी का जो प्रोटेक्शन है वो असरटेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, पहले से वो प्रूवन होना चाहिए कि ये फला 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल इन्फेक्शन के लिए ये कारगर है, ये स्पेसिफिक है, इसको डिफेंस के लिए काम कर सकती है उनके इन्फेक्शन के लिए। तो एटलीस्ट 2 बैक्टीरियल और 2 वायरसेस स्पेसीज के लिए पहले से उसका जो फंक्शन हो जाए वो प्रूवन होना चाहिए। इसके अलावा ये किसके लिए यूज टू प्रिवेंट मीजल्स इन हाईली ससेप्टिबल इंडिविजुअल, हाईली ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स में मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए यही नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो यूज की जानी चाहिए। और अप टू 12 वीक्स तक टेम्पोररी प्रोटेक्शन दे किससे, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के लिए, खासतौर से उन ट्रेवलर्स के लिए जो एंडेमिक एरियाज में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलर जो हेपेटाइटिस ए एंडेमिक एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं उनको नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती हैं ताकि उनको कम से कम 3 महीने तक अप टू 12 वीक्स तक टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिल जाए। हाँ, अब इसके लिए दो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने किसी को नॉर्मल ह्यूमन IG का इंजेक्शन दे दिया, यानी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल का इंजेक्शन हमने किसी पर्सन को दे दिया है, तो एटलीस्ट 12 वीक्स तक हम उसको कोई लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, उसको कोई लाइव वैक्सीन हम अगले 3 महीने तक नहीं देंगे अगर हमने किसी को इस IG का नॉर्मल ह्यूमन IG का इंजेक्शन दे दिया है तो 3 महीने तक हमें अब उसको कोई लाइव वैक्सीन नहीं देनी। अगर हमने किसी को लाइव वैक्सीन दे दी, अगर हमने किसी को लाइव वैक्सीन दे दी तो एटलीस्ट अब 2 वीक्स तक हमको 2 वीक्स तक इस नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन नहीं देना है। तो दो कहानी है, पहली ये है कि अगर किसी को हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन दे दिया है तो 3 महीने तक हमें गैप रखना है लाइव वैक्सीन देने के लिए, और लाइव वैक्सीन अगर हमने दे दी है तो एटलीस्ट 2 वीक्स तक हमको नॉर्मल ह्यूमन IG को नहीं देना है। ठीक, ये दो लाइन है। अब आइए स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, अब ये स्पेसिफिक किससे बनती है, स्पेसिफिक उन लोगों से बनती है जो किसी इन्फेक्शन से रिसेंटली रिकवर हुए। अब जाहिर सी बात है किसी को अगर मीजल्स का इन्फेक्शन था तो जो मीजल्स का इन्फेक्शन था अगर वो रिकवर हो रहा है तो उसकी बॉडी में क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडीज तो पाई जाएंगी, तो उन्हीं एंटीबॉडीज को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो स्पेशली उन पर्सन से लिया जाता है जो कोई इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे थे, जिस इन्फेक्शन से रिकवर करेंगे उसी इन्फेक्शन की वो इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाएगी। स्पेसिफिक है ना, ये स्पेसिफिक है। और जो नॉर्मल थी वो ये था कि रैंडम 1000 लोगों से उनके सीरम से इम्यूनोग्लोबुलिन को लिया गया तो वो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन बन गई थी। अब उसमें कुछ क्राइटेरिया ये दे दिया गया था कि 90% IgG का कंपोनेंट होना चाहिए, उसके पूरे माइनर कंपोनेंट्स होने चाहिए, IgA जो होती है वो ट्रेस में होनी चाहिए, वो WHO ने उसका एक क्राइटेरिया दे दिया था। स्पेसिफिक में क्या है कि मान लीजिए किसी भी डिजीज के लिए लाइक हेपेटाइटिस B है, चिकन पॉक्स है, अगर आप इनकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसको स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो उसी पर्सन से ली गई हो जिसको पहले हेपेटाइटिस B या फिर वेरिसेला का इन्फेक्शन हो चुका होगा। इन्फेक्शन होगा तभी तो एंटीबॉडीज बनेंगी, अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा
जब उससे रिकवर होने का मतलब क्या, एंटीबॉडीज ज्यादा बन गई हैं, उन्होंने उस इन्फेक्शन को खत्म कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनके सीरम से जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेते हैं तो उसको स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। और फॉरेन प्रोटेक्शन के लिए, प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, इसके लिए स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज की जाती हैं, और खासतौर से चिकन पॉक्स की प्रोफाइलेक्सिस के लिए, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी, इसके लिए भी, और रेबीज और टेटनस प्रोफाइलेक्सिस इन द वुंडेड। अब रेबीज और टेटनस में जो प्रोफाइलेक्सिस होती है इसी स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, इसमें जो एक मेजर पार्ट होता है उसको तो इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके अलावा कुछ पार्ट को जो लोकल एरिया पे अप्लाई कर, जहाँ पे वुंड है वहां पे थोड़ा सा जो ये स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको वहां वुंड पे भी डालते हैं, और बाकी जो पार्ट होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ये दो तरीके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है। अब जो तीसरी है एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन्स, ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज की जाती हैं। एंटी टॉक्सिन्स या एंटी सीरा, इसमें देखिए एक चीज है कि इसमें कुछ नहीं याद करना, ज्यादातर जो ये एनिमल से तैयार किया जाता है, और उसमें भी मोस्ट स्पेसिफिकली ये जो एंटी सीरा होता है ये हार्सेस से तैयार किया जाता है। किससे? हार्सेस से। और दूसरे एनिमल से जहाँ से ये तैयार होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो है हार्स से तैयार की जाती है एंटी सीरा। और इससे एक इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो सीरम सिकनेस है। सीरम सिकनेस का मतलब क्या है, इससे एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाता है, तो इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। कुछ ही कंडीशंस में इसका यूज करते हैं, अदरवाइज इसको नहीं देते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक का चांस बहुत ज्यादा। सीरम सिकनेस अगर कोई पूछे किससे होती है, एंटी सीरा से होती है। हार्स का सीरम सबसे ज्यादा, एंटी सीरम जो है हार्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।